हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अध्यापक मंत्रा में स्वागत है गाइस। तो गाइस, आज की हमारी श्रृंखला जो हमने चलाई है ईवीएस की, किसकी चलाई है? ईवीएस की। और ईवीएस में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जिसका हमने टारगेट रखा है 30/30 का। किसका टारगेट रखा है? 30/30 का, यानी कि 30 में से 30 नंबर का टारगेट रखा है। और गाइस, हमें वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे गाइस। तो आपको मेरी वीडियो में वही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम जो हमारे टेट, सीटेट, सुपर टेट, जितने भी टेट एग्जाम है, टीचिंग से संबंधित एग्जाम्स हैं गाइस, जो प्रीवियस ईयर में हमारे एग्जाम में पेपर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं और जिन क्वेश्चनों का आने की संभावना है, हम उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, यानी कि इनमें से वह कौन से हैं जिनकी दृष्टि, यानी कि जो उनकी देखने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं और मनुष्यों से 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। तो वो कौन है गाइस? बाघ, तेंदुआ, सांड या मक्खी या मच्छर या तितली या सांप, रेशम कीट या छिपकली या चील, गरुड़, गिद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा चील, गरुड़, गिद्ध जो होते हैं इनकी मनुष्यों से 4 गुनी ज़्यादा क्या कहते हैं, दृष्टि होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे एक खेती करने की विवरण को पढ़िए और इस ढंग से पहचानिए कि एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपात जो कुछ भी उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बना देती है। जब यह भूमि के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का हल्का खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये किस तरीके की खेती की है गाइस? जो उदाहरण है तो ये है झूम खेती का उदाहरण। किसका? झूम खेती का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को उधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो वो कैसे अनुक्रिया करता है गाइस? कि उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, या वाद्य यंत्र की गति को देखकर, या वाद्य यंत्र को सूंघकर, या वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो गाइस, ध्वनि को नहीं सुनकर, वो क्या कहते हैं, जो ध्वनि से जो कंपन उत्पन्न होता है गाइस, उसके प्रति अनुक्रिया करके वह अनुक्रिया करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। तो यह कथन है, यानी कि वह परिवार कौन सा होता है जिसमें केवल माँ, बाप और उनके बच्चे होते हैं? सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जाता है। यह सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का प्रकार है। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये सही नहीं है, क्योंकि जो परिवार का है वो परिवार के कई प्रकार होते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, मिश्रित परिवार। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, परिवार के कई प्रकार होते हैं, किसी भी एक प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। यानी कि जो मानव का जो पेट है गाइस, वो पेट में जो अमाशय होता है उसकी जो रस की प्रकृति होती है तो वो कैसी होती है गाइस? तो वो होती है अम्लीय, जिसके कारण हमारा जो भोजन होता है वो पचता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कक्षा 3 की एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, करेला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया: दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुणों से रहित पत्तियां। यानी कि जो जिन पत्तियों का यूज दवाओं में करते हैं उनका अलग वर्ग बनाया और जिनका यूज नहीं करते उनका अलग बनाया। तो पहला है, और दूसरा है कि बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। और एक ग्रुप ने बनाया, क्या कहते हैं, कि बड़ी पत्तियां और छोटी, जिनकी बड़ी बड़ी पत्तियां उन्हें अलग और जिनकी छोटी छोटी पत्तियां हैं उन्हें अलग। तो एक को सही माना और समूह 2 को गलत। तो ऐसा क्यों? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। यह वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। नेक्स्ट है कि बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भ को कक्षा में ले आते हैं और जिसकी सराहना नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि अपने अनुभव
पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा गाइस कि क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है और जिसका विभिन्न अर्थ नहीं लगाया जा सकता है, या फिर वर्गीकरण का बहुत कम विशिष्ट स्त्रीकरण है तथा इसका एक ही उत्तर हो सकता है। यानी कि इसका जो क्या कहते हैं जो है नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, करेला, तो इन पे जो पत्तियों की दवाओं के गुण हैं गाइस उनके हिसाब से इन्हें वर्गीकृत करना था। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किन का ध्यान रखेंगे। यानी कि जब हम कोई पर्यावरण की कक्षा में क्या कहते हैं उसका अध्ययन कराने के लिए एक समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हैं, पर हमें कौन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, बच्चों की रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। तो जी हाँ, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। हाँ, तो ये भी है कि ये नहीं कि लड़कों को ही वो काम अच्छा लगे लड़कियों को नहीं, और लड़कियों को ही अच्छा लगे लड़कों को नहीं, उन्हें समान रूप से रुचिकर लगे। उसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, या सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस, क्योंकि सी नहीं होगा, क्योंकि मूल्यवान रुपए का तो कोई मैटर ही नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। तो इसका आंसर कहाँ है, ए, बी और डी। तो तीसरा इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन के सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। तो इनमें से वह कथन कौन सा है जो कि तर्क प्रस्तुत नहीं कर रहा है। तो पहला है कि बच्चे परस्पर सामंजस्य व सहयोग करना सीखते हैं, तो सही है। दूसरा है कि प्राणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है, तो ये भी सही है। फिर है कि बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, तो ये भी, क्योंकि वो वार्तालाप और वाद विवाद करने से ज्यादा सीखते हैं। फिर है कि समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो गाइस, अंक उपलब्धि का कोई मैटर नहीं होता ये, क्योंकि ये नेगेटिव में चला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कि समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों को सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इनमें से वह कौन सा उपकरण है गाइस जो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए। तो दत्त कार्य या निर्धारण मापनियां या कागज पेंसिल परीक्षण या मौखिक प्रश्न। तो गाइस, जो दत्त कार्य होते हैं उनसे सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। नेक्स्ट है तो गाइस, इसमें है कि नीचे पौधों के बारे में बच्चा के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है। तो कौन सा है कि कुछ सब्जियां फल होती हैं, या घास पौधा नहीं है, या बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, या गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस कि कुछ सब्जियां फल होती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। तो इनमें से वह कौन सा कौशल है जिसका इससे नहीं होगा। तो पहला है कि चर्चा। तो हाँ, जब वो बड़ों से चर्चा करेंगे अपने से बड़ों से, तभी तो उन्हें इसका आंसर मिलेगा। या प्रयोग। तो गाइस, इसमें प्रयोग का कोई यूज नहीं है। फिर है कि प्रश्न पूछना, तो उनसे प्रश्न ही तो पूछना है। फिर अभिव्यक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। यानी कि जो टीचर है वो बच्चों से कह रहा है, उन्हें सृजनात्मकता के लिए प्रेरित कर रहा है। तो उनसे कह रहा है कि तुम्हारे घर में जो भी रद्दी सामान हो, रद्दी सामग्री हो, क्या कहते हैं, उससे कुछ उपयोगी वस्तु बनाना है। तो शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो इनमें से वह कौन सा जो शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, या बच्चों को पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और रूपांतरण को समझने देना, या बच्चों के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, या बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए कि मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है। दूसरा है कि मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया है, या मेरी शक्तियाँ क्या थी, या मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों में से होगा। तो इनमें से क्या होगा गाइस कि मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है, और मेरी शक्तियाँ क्या होंगी, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया है, मुझे सचमुच कठिन लगा। तो इसमें क्या है, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, या शिक्षकों का स्व आकलन, या शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, या बच्चों का स्व आकलन। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा पहला और चौथा। क्या होगा इसका आंसर, पहला और चौथा, कि बच्चों और शिक्षकों
द्वारा स्व आकलन और बच्चों का स्व आकलन। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा है कि परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए या रूखी और बच्चों द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए या तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए या बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए गाइस? तो पाठ्य पुस्तक की जो प्रयुक्त भाषा होती है तो बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए ताकि उन्हें अध्ययन करने में आसानी हो। आगे बढ़ते नेक्स्ट है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है। तो हमारे घरों में नहीं रहते इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना या वर्गीकरण कौशल का विकास करना या डाटा संग्रह का विकास करना। उपयुक्त में से कौन से सही है? तो इनमें से वही कौन सा सही है? तो इसमें से हो जाएगा कि सृजनात्मकता का विकास करना सही है, अवलोकन का विकास सही है, फिर है कि वर्गीकरण कौशल का, फिर है कि डाटा संग्रह विकास का कौशल करना। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है गाइस, चौथा आंसर इसका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसमें 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। उसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। तो वह कारण कौन सा है गाइस? कि विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना या इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविका विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं या फिर कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना या इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करता है। तो हमें किसके घनिष्ठ संबंधों का? मनुष्यों का नहीं, इसमें हमने पौधे और पशुओं का घनिष्ठ संबंध बताएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। तो इनमें से सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है गाइस? कि समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना या बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना या सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना या आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। उपयुक्त में से कौन सा सही होगा गाइस? तो इसका हो जाएगा कि ये जो चारों हैं वही हमारे सही है, चारों ही सही हैं। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। तो पहला है कि बाष्पीकरण के बारे में बच्चा के विकल्पी विचार, बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं या बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है या बच्चों की सोच गलत है। तो क्या होगा कि बाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार। आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना है। और इसमें हमें एक क्या कहते हैं, ये दिया गया है कि निर्देशित प्रश्न संख्या 18 से 20 तक निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है, यानी कि जो ये अवतरण दिया है उस पर आधारित है। तो एक शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी को उबालने और उसका बाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार है कि पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया या भगवान ने पानी पी लिया। तो जो ये आंसर बच्चों ने दिए हैं वो किस प्रकार के आंसर है ये हमें बताना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसरों पर। तो इसमें है कि शिक्षक को उन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। जो बच्चों ने उत्तर दिए उनका सामना कैसे करना चाहिए? कि बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं या उनके विचारों तक पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें या जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें या बाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद करने के लिए कहें। तो नहीं गाइस, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए कि शिक्षकों को जो बच्चों को जल चक्र के बारे में बताना चाहिए और उन्हें चार्ट के माध्यम से उन्हें बताना चाहिए कि पानी कैसे क्या बाष्पित करत होता है, फिर बारिश बन के नीचे आता है। तो ऐसे करके जल चक्र का उन्हें पूरा मानक चार्ट प्रदर्शित करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है कि जल चक्र के 5 लाभ बताइए या जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए या क्या होता यदि जल चक्र नहीं होता या जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची कीजिए। तो इनमें से एक सही प्रश्न हो सकता है कि क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। अगर जल चक्र ही नहीं होता तो क्या होता। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो इनमें से वह कौन है जो कि जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो जो हिमाचल और पंजाब है ये जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों का के सही विवरण का मिलान कीजिए। तो स्थान है और फिर घर है, यानी कि मनाली। तो मनाली में कैसे घर पाए जाते हैं गाइस? तो मनाली में कैसे पाए जाते हैं कि बांस के खम्भों पर बने घर, या पत्थर पर बने, या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर, या क्या कहते हैं हाउस बोट, या मिट्टी के घर। तो मनाली में कैसे होते हैं गाइस? तो मनाली में होते हैं पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। ठीक है गाइस, तो इसका क्या हो जाएगा दूसरा। फिर है कि राजस्थान में घर कैसे होते हैं? तो राजस्थान में बांस के खम्भों पर, या हाउस बोट, या फिर क्या कहते हैं मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं, या पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस राजस्थान वाले का आंसर क्या होगा गाइस बताइए? तो इसका आंसर होगा क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कि मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से घिरी हुई होती हैं। फिर है कि असम, तो असम में बांस के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए मकान होते हैं। फिर है कि लद्दाख, तो लद्दाख में कैसे घर होते हैं गाइस? तो लद्दाख में होते हैं पत्थर या लकड़ी के बने घर। कैसे? पत्थर या लकड़ी के घर बने हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। क्या होगा इसका आंसर? चौथा। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये लिखा है कि मनाली में घर कैसे होते हैं? पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। असम में बांस के खम्भों पर ऊंचे बने हुए घर होते हैं। लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके छत और फर्श क्या कहते हैं लकड़ी की बनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न होते हैं। जो जानवर होते हैं गाइस, तो जानवरों की त्वचा पर जो अलग अलग कलाकृतियां और पैटर्न होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, या उनकी त्वचा पर जो बाल होते हैं उनकी वजह से होते हैं, या उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो गाइस जो उनके ऊपर जो पैटर्न बने होते हैं विभिन्न त्वचा पैटर्न, वो उनके बालों के कारण होते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया गाइस? तो ये दिया गया है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है तो उसे क्या कहते हैं जंगल की भूमि पर जो भी क्या कहते हैं जो भी उग रहा है उन वहाँ की जो भी वस्तुएं हैं उन पर उन्हीं लोगों का हक होगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। तो इनमें से वह कौन है जो कि मच्छरों के द्वारा फैलता गाइस? तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जो रोग हैं वो मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि घटपर्डी पौधा है। तो जो नेफेंथिस होता है वो कैसा पौधा होता है गाइस? तो जो वो पौधे होते हैं वो मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाने वाले पौधे होते हैं। कैसे? मांसाहारी जो पौधे होते हैं वो हैं जो कीड़ों मकोड़ों को खा जाते हैं गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो गाइस जो पालक, आंवला, गुड़, इनमें सबसे ज्यादा लोहे की मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। तो हमारे देश में जो मिर्च थी वो कहाँ के व्यवसायी लाए थे, यानी कि जो मिर्ची है वो कहाँ से आई है गाइस? तो कहाँ पर ये उगाई जाती थी और कहाँ से ये इंडिया में आई? तो जो दक्षिण अमेरिका से भारत में आई है। कहाँ से आई है? दक्षिण अमेरिका से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो इनमें से वह कौन सा पक्षी है गाइस जो कि कैक्टस जो कांटों वाले पक्षी पौधे होते हैं उनमें अपना घोंसला बनाता है गाइस? तो जो फाख्ता पक्षी होता है वो कांटों के घोंसलों में अपना घोंसला कांटों वाले पौधों में अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, इस आगे बढ़। नेक्स्ट है कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियों को खा जाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जिंदा रहता है। तो ये किसके बारे में कह रहे हैं गाइस? तो ये कह रहे हैं स्लॉथ के बारे में। किसके बारे में? स्लॉथ के बारे में। तो गाइस ये हमारी 30 की जो श्रृंखला है वो हमारी यहीं समाप्त होती है गाइस। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ समझ आता है और आपको लगता है कि और जो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ गाइस, ये टेट, सीटेट, सुपरटेट जितने भी टेट एग्जाम में गाइस उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयरली एग्जाम में आए हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी पूछे जाते हैं। अभी तक तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही क्विक रिविजन के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू गाइस।